नमस्कार दर्शकों, आज हम हैं गांव मऊ जो श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसकी जिला मुख्यालय सीकर से दूरी है लगभग 70 से 75 किलोमीटर के करीब। तो आज इस गांव के बारे में, इस गांव का इतिहास हम आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। गांव के वरिष्ठ नागरिक, युवा साथी मेरे सहयोगी है गाँव के, तो आज इनसे जानते ये गाँव मऊ है, कितनी वर्षों पहले बसा हुआ गांव है और इसका नाम मऊ किस व्यक्ति के नाम से पड़ा और इस मऊ गांव का इतिहास के पन्नों में कैसा नाम दर्ज है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका परिचय? मेरा परिचय है, नाम मान सिंह शेखावत जी। और मैं सहायक लेखाधिकारी फर्स्ट के पद से रिटायर हुआ हूँ जी 2015 में, और मैं राजस्थानी में लिखता हूँ। सर, आपका परिचय? सर, मैं महावीर सिंह शेखावत, जी। गांव मऊ। सर, बात करते हैं गांव मऊ को लेके। ये मऊ गांव है, कितनी वर्षों पहले बसा हुआ गाँव है? मऊ लगभग 500 साल पहले बसा हुआ बताते हैं। इसका नाम मऊ कैसे पड़ा सर? हाँ, मऊ के पीछे जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है वो ये सुना है जी। कि पहले अकाल खूब पड़ते थे, खूब। जी। तो लोग जो मालवा प्रदेश है मध्य प्रदेश में आज, वहाँ लोग अपने जीवन यापन के लिए जाते थे, पशुओं को ले जाते थे। जी। तो किसी ने, हो सकता है, वैसे प्रमाण तो मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन किसी ने हो सकता है कि इस गांव को वैसे मऊ कह दिया हो जी। कि ये मऊ चाली माल है, जी। ऐसे कह दिया हो और मऊ पड़ गया हो, लेकिन इसका कोई हमारे को ऐसी अधिकृत जानकारी नहीं मिली कि भाई वास्तव में मऊ के पड़ा। व्यक्ति के नाम पर मऊ नहीं है। जी। जी। किसी भी व्यक्ति, जाति या धर्म के नाम पर नहीं है मऊ। जी। ये निश्चित है। और मऊ पहले जो यहाँ बस्ती थी, सबसे पहले जी। यहाँ बाहुल्य था जाटों का और ब्राह्मणों का। जी। जाट यहाँ सामोता जाट थे वो, और ब्राह्मण थे वो यहाँ के बाशिंदा थे पहले। जी। और ये जो राजपूत हैं, ये गुहाला से यहाँ ज़कात टैक्स इकट्ठा करने आते थे, जयपुर पहुँचाते थे। जी। और वो रात को यहाँ स्टे करते थे। जी। और यहाँ रात को जो स्टे करते थे वो कौन सा स्थान है, यहाँ आप बता सकते हो मुझे? हाँ, वो जगह, उसको जकाती कहते थे पहले, फिर जगाती हो गया, आजकल वो जागृति चौक हो गया है ना, उसके पास वो वहाँ से। अच्छा, है ये पीपल। हाँ, वहाँ वो उसके सामने। हाँ, उसके सामने से मेन रास्ता आज भी निकलता है। जी। 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 तो वो क्या सीधा जयपुर जाता है इधर से। तो वो जकात यहाँ से इकट्ठा करके और वो वहाँ खजाने में जमा कराने जाते थे जयपुर स्टेट में। जी। तो यहाँ वाले जाटों ने उन्होंने कहा कि आप वहाँ से आते हो, दुख पाते हो, क्यों नहीं यहीं रुक जाओ, यहीं बस जाओ। जी। तो उस समय जगह की कोई कमी नहीं थी। जी। और इसलिए भी बसाते थे, चलो रक्षा होगी, ठीक होगा, अच्छा है। पहले की मान्यता ऐसी थी। और उन्होंने यहाँ उनको जमीन दे दी, वो बस गए यहाँ। फिर उसके बाद उनका दूसरा भाई भी आया। जी। जी। फिर बाद में उनका एक तीसरा भाई और रह गया था वहाँ, जो वहाँ कमज़ोर था। जी। उसको भी उन्होंने निकाला था, तो उसको भी यहाँ लाके उन्होंने बसा दिया। जी। 3 भाई जो यहाँ आए, उनका सारा परिवार आज उन 3 भाइयों का ही परिवार है सारा। जी। और हम सारे एक ही शेखावत हैं। जी। मतलब कोई भेद नहीं है, अलग एक ही दादा की औलाद कहते हैं ना, जैसे हैं। जी। जी। सारे। और अब अलग अलग वो जो जगह कंपनी, जो अलग अलग कोठड़ियाँ बस गई। बसावट को लेके बात करते हैं तो सर, जो ये पहाड़ी है, हम जहाँ खड़े हैं पहाड़ी पे, ये पहाड़ी की तलेटी में कौन सी जगह गांव बसा था? हाँ, क्या है कि वो पहले जैसे आंधी वांधी आती तो पहाड़ी के तलेटी में लोग बसना पसंद करते थे। जी। ताकि सुरक्षा रहे। जी। और ये मैंने भी देखा है, खुद ने अपनी आंखों से देखा है कि ये जो जगह आप देख रहे हो ना सारे, यहाँ बड़े बड़े टीले हुआ करते थे, बड़े बड़े टीले। और ये रोड नहीं थी, तो प्राइवेट बसें आया करती थी, तो फंस जाती थी बसें। हाँ, इतना मतलब ऊंचे ऊंचे टीले। जी। इससे ये अनुमान लगाया जाता है, जब मैंने इतने बड़े टीले देखे हैं, इसका मतलब उससे पहले तो और भी ज़्यादा होंगे। इसलिए सुरक्षा के हिसाब से गांव मऊ जो है पहाड़ी के नीचे बसा है। ये मऊ, ये अपन जहाँ खड़े हैं, ये पहाड़ी है, इसके तलेटी में बसे हैं। और सबसे पहले ये जो खेजड़े वाली कोठड़ी दिखती है ना, इसके पास में एक गढ़ी कहलाती है। गढ़ी मतलब छोटा गढ़, गढ़ी दैट इज कॉल्ड छोटा गढ़। वो वहाँ था, अब वो टूट गया है। उसमें आए, फिर यहाँ ये खेजड़े वाली कोठरी है। और फिर जो कम पड़े, जगह कम पड़ी, तो आगे बाड़ों में राम बस गया होता गया। और आज पूरे गांव में ऐसे। ये जो गांव है वो मूल रूप से यहाँ गढ़ी थी, एक गढ़ी कहलाती थी। वो जो ढह गई है, वो जो ढही हुई। हाँ जी, वो मंदिर के पास में। हाँ, उस गढ़ी थी एक जी, जिसको छोटा गढ़ कहते हैं।
वहाँ था पहले बसा, मतलब राजपूत यहाँ है। फिर ये खेजड़े वाली कोटड़ी है ना, खेजड़ा, यहाँ आके बसे। और फिर यहाँ के बाद में आज जहाँ जहाँ हम हैं वो जगह जो जो कम पड़ी त्यों बाड़े वाड़े बसाए, उनमें अलग अलग कोटड़ियाँ बस गई जी। और ये जो है इधर सामोता जाटो आज भी इधर ही है उनका, सामोता का। हाँ, और ये ब्राह्मणों का है। ये गांव पहले ब्राह्मणों और सामोता जाटों का था जी। ये ब्राह्मणों का, ये हाँ, ये ब्राह्मणों का, ये जाटों का, बीच में ये आगे राजपूत। जी, ये राजपूत आ गए। हाँ भाई, तो सर्वप्रथम गांव की बसावट इस हाँ, तलेटी के नीचे ही थी, थे। क्योंकि पहले ये आंधी वांधी खूब जी, तूफान आते थे ना, तो लोग तलेटी में बसना पसंद करते थे सुरक्षा की दृष्टि से गांव को सेफ माना जाता था तलेटी में। पहाड़ी के शिखर पर प्राचीन मनसा माता का मंदिर है। मंदिर का इतिहास सर से जानते हैं। सर, इस मंदिर का क्या इतिहास जुड़ा हुआ है गांव के साथ? मंदिर बहुत पुराना है जी। हमने जब से वो संभाला है इस मंदिर को, ऐसे कैसा देखा है, मेरे दादाजी है उन्होंने भी ऐसे ही देखा जी। कहने का मतलब ये है कि वेल बिगनिंग से जब से गांव में जब से ये मंदिर है, मनसा माता का मंदिर ये है कि मन की इच्छा पूरी करने वाली देवी, जी। मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी मनसा माता, ये मनसा माता है। और ऐसा कहते हैं, हम बचपन में सुनते थे कि गांव पर कोई भी डाकुआ को हमला होता था, ऐसा चोरी वोरी, तो मनसा माता वो देती थी पर्चे वगैरह, जो आवाज लगाती थी, अरे सो गए क्या, ऐसा होने वाला है गांव में, ध्यान रखना, ऐसा कहते हैं। अब किंवदंती भी हो सकती है, लेकिन ऐसा सुना जी। और मान्यता आज भी वैसी कैसी है। जहाँ हम खड़े हुए ये वही स्थान है। पद्म श्री कृपाल सिंह जी, जो ब्लू पोट्री के जनकदाता रहे हैं, उनका ये प्राचीन मकान है, ऐतिहासिक मकान है। तो इसका जो इतिहास है, मेरे सहयोगी है सर, इनसे जानते हैं। और ये इस हवेली के बारे में सर का कहना है, ये एक समय लोकतंत्र नहीं हुआ करता था, उस समय इस हवेली का निर्माण हो चुका था। काफ़ी सुंदर और ऐतिहासिक हवेली है। तो इस हवेली के बारे में सर से जानते हैं। मैं इनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति बहुत वर्षों बाद में, 100 सालों बाद में जन्मते हैं जी। और बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे ये जी। और दीपेंद्र सिंह जी जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे जी। और कई मंत्रालयों में मंत्री भी रहे और प्रदेश कांग्रेस में भी पदाधिकारी रहे और बहुत ही अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। उनका ये आवास है। जी। जी। और कृपाल सिंह जी का बचपन भी यहाँ बीता है। जी। और ये हवेली उनकी है। जी। उनके भाइयों, उनके पिताजी 3 भाई थे, उनके सबके परिवार की है। जी। जी। ये उनके परिवार की है। आपने गढ़ तो बहुत देखे होंगे जी। लेकिन हवेली जो उस टाइम की थी वो ये हवेली विचित्र अपने आप में बहुत जोरदार हवेली है। और इनके इस तरह से बनाया गया है इनको कि ऊपर के जो मकान है ना वो गर्मी में भी ठंडे रहते हैं जी। और नीचे वाले गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म रहते हैं जी। और कितने खंबे और कितने बढ़िया। यहाँ कृपाल सिंह जी का बचपन बीता है। जी। पद्म श्री कृपाल सिंह जी है जिनको 1974 में पद्म श्री मिला है। जी। जी। वो यहाँ उनका बचपन बीता है। उनका बचपन यहाँ कर्मस्थली है, उनकी जन्मस्थली यही है। जन्मस्थली, कर्मस्थली जी। जी। सारी यही है। कृपाल सिंह जी देखने में बहुत सिंपल थे। जी। साधारण कपड़े वपड़े पहनते थे, सिंपल थे और राजस्थानी बोलते थे। मतलब इतना बड़ा आदमी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आदमी जब बोलता था तो ऐसा लगता नहीं था कि ये कोई बाहर के जाए हुए हो सकते हैं। बिल्कुल सिंपल और हर एक के साथ आराम से बैठते थे, आराम से बात करते थे। चाहे लड्डे वाला हो, चाहे गाड़ी वाला हो, छकड़े वाला, कोई हो, बात करते थे, किसी से वो नहीं। और उनको जहाँ बाध्य होके बोलना पड़ता था, भाई ऐसा आदमी जो राजस्थानी समझे ही नहीं, उससे ही वो हिंदी में बात करते थे। जी। और आउट ऑफ इंडिया हो जो हिंदी भी नहीं समझे, उससे वो अंग्रेजी में बात करते थे। बाकी वो राजस्थानी ही बोलते थे। मावड़ भाषा से प्रेम था। हाँ, मावड़ भाषा से उस समय प्रेम था। और एक उनके इस गांव में, अभी तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कहाँ से का, लेकिन उनके हाथ के खुद के, जैसे उनके साथ जो बच्चे पढ़ते थे ना, फ्रेंड थे जी, उनके घर भी वो गए कभी जी, तो वहाँ उनके माड़े में चित्र बना दिया। कई जगह तो उनके चित्र आज भी मिल सकते हैं जी। भाई, कोई वाइट वॉशिंग कर दी हो तो बात अलग है, बाकी वो ऐसे बना देते थे। और सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाले आदमी थे और अपने से रखते थे। मऊ के नाम से ही अपने से अपनत्व उनके बहुत ज़्यादा था जी। और उनके ही भतीजे हैं ये दीपेंद्र सिंह जी, जी, जो विधानसभा अध्यक्ष रहे। ये दीपेंद्र सिंह जी उनके ही भतीजे हैं जी।
है ना। और ये परिवार जो है राजनीतिक रूप से शुरू से ही एडवांस रहा है। जी। जैसे कुरीतियाँ हैं, कुरीतियाँ हम पढ़े लिखे लोग आज उनको मिटाने की बातें करते हैं, वो 100 साल पहले मिटा चुके थे। जी। उनकी पढ़ाई के बारे में बात करते हैं पढ़ाई का ये कहाँ था, से पढ़ाई की हाँ, उन्होंने? उनका ये था कि वो जो स्कूलिंग उनकी है चौथी तीसरी चौथी जी। तक तो वो गांव में पढ़े, गांव के स्कूलों में पढ़े। स्कूल नहीं थे तो वो जो पढ़ाने आते थे महाराज वो पढ़ाते थे साधारण। इसके बाद में जो मुझे जानकारी है वो ये है कि पिलानी गए यहाँ से, बिड़ला की पिलानी है ना, वहाँ गए। और पिलानी के बाद में वो कलकत्ता गए शांति निकेतन में, रविंद्रनाथ टैगोर का जो शांति निकेतन है वहाँ गए। और नंदलाल बोस नाम के एक चित्रकार हुआ करते थे, वर्ल्ड फेम, वेस्ट बंगाल के, उनका काफ़ी नाम है जी। उनके पास रहे वो, मतलब उनसे उन्होंने चित्रकारिता सीखी। फिर वो जापान भी गए जी। और जापान से उन्होंने चित्रकारिता में गए। और ब्लू पोट्री के वो राजस्थान में ब्लू पोट्री है उसके जनक माने जाते हैं। और इसी ब्लू पोट्री चित्रकारिता के लिए उनको 1974 में पद्मश्री अवार्ड में मिला था। जी। इसी वजह से। जी। और मतलब उनमें इतने गुण भरे हुए थे जो हमारे तो कल्पना से भी बाहर है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। यहाँ गांव आते थे तो वो हम जैसे साधारण आदमियों से भी आराम से बात करते थे, आराम से हर टॉपिक पर खुल के, कोई बनावटीपन नहीं। हमें ये महसूस नहीं होता था कि हम किसी पद्मश्री से बात कर रहे हैं, कैसे बात करें। हमसे आराम से बात करते थे और रास्ते में पूछते थे और कहीं कर है आजकल है कि जी मैं तो पढ़ूँ, कौन सी पढ़ा है कि मैं तो 10वीं पढ़ूँ, क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बताते ऐसे। तो हमें अच्छा लगता कि इतना बड़ा आदमी कम से कम हमें रुचि ले रहा है। जी जी जी। नहीं तो इतना बड़ा आदमी को टाइम कहाँ होता है, बात ही नहीं करता वो। जी। वो चित्रकार तो थे ही जी। चित्रकार के साथ साथ वो उनको भाषा का भी ज्ञान बहुत बढ़िया था, राजस्थानी हिंदी इंग्लिश का ज्ञान भी बढ़िया था। यानी खाली चित्रकार एक, दूसरा वो छोटी मोटी कविताएं कर लेते थे राजस्थानी में। राजस्थानी में इतना बड़ा चित्रकार कविताएं करना साधारण बात नहीं होती। मतलब राजस्थानी में वो यदि किसी से मजाक करते थे ना तो उससे दोहे जोड़ देते थे उसके ऊपर। मतलब क्विक इतना दिमाग, और उसमें भी उनकी रुचि थी। जबकि ऐसे हर एक सारी रुचियाँ एक साथ नहीं होती, उनमें काफ़ी कुछ था। मतलब बहु प्रतिभा के धनी थे वो, बहुरूपी। हाँ, बहुत ही जोर। जी। और इस हवेली से उनकी क्या यादें जुड़ी हुई है आज? इनमें तो ये वो यहाँ रहते हुए बच्चे थे जो खेले होंगे, पढ़े होंगे, क्योंकि भाई मेरे से तो बहुत बड़े थे, इसलिए मैंने आपने तो सुना हो अपने पिताजी हाँ, से? मैंने ये मेरे पिताजी उनके टाइम के रहे हैं, समकालीन रहे हैं। तो वो बताते थे कि भाई कृपाल जी हवेली में मतलब रहे, पढ़े, और जब बड़े थोड़े हो गए जब वो यहाँ से गए थे, है ना। तो बचपन तो उनका सारा यहीं बीता, इस गांव में ही बीता। और वो गांव की हर जगह से परिचित थे ये। और यहाँ हमारे यहाँ गोपीनाथ जी का मंदिर है, जो हमारे इष्ट देव गोपीनाथ जी का मंदिर है, हमारा राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर गोपीनाथ जी का मंदिर है। उसका जीर्णोद्धार उन्होंने करवाया अकेलों ने। ये भी मतलब एक अलग से ही है, जबकि हम काफ़ी लोग हैं, हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया। इनके परिवार के वो कर्नल साहब मेरे साथ पढ़े हुए हैं, वीरेंद्र सिंह जी, बहुत ही होशियार आदमी। उतना इंटेलिजेंट बच्चा मैंने आज तक देखा ही नहीं, अब तक नहीं देखा। दीपेंद्र सिंह जी के छोटे भाई दीपेंद्र, ये कृपाल सिंह जी थे, दीपेंद्र सिंह जी के चाचा थे। हाँ, ठाकुर साहब। जी। कृपाल सिंह जी के दादो साहब जो थे वो 3 भाई थे। उनमें बड़े ही बड़े पूर्ण सिंह जी थे, और इनके दादो साहब थे वो दूसरे थे, सेकंड नंबर भाई दीपेंद्र सिंह जी के। पूर्ण सिंह जी जो हैं उनकी वजह से ये गांव पूरजी बाबा जी के रूप में जानता है पूर्ण सिंह जी को। और पूर्ण सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे उस ज़माने की कि जो आज हम 100 साल बाद में भी नहीं कर पा रहे हैं, वो उन्होंने 100 साल पहले कर दिया। और वो ज़माने के अनुसार चलते थे, आगे चलते थे। पढ़ाई के मामले में मैंने जो सुना है वो ये है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, साक्षर रहे होंगे, बाकी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके विचार बहुत ज़ोरदार थे उस ज़माने में। पूर्ण सिंह जी जो थे
वो ये इस जो हवेली के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति रहे उस ज़माने में, राजशाही के टाइम में, वो पूर्ण सिंह जी थे, बहुत प्रसिद्ध आदमी थे और वो इतने डेमोक्रेटिक थे कि उस ज़माने में उन्होंने ये पत्थर रखवाए थे। पत्थरों की जगह ज़रूर इधर उधर हो सकती है, हुई होगी, लेकिन ये पत्थर उस समय के थे कि वो आम जनता के साथ वो भी नीचे ऐसे इन पत्थरों पे बैठते थे। वो ये अलग से अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते थे कि भाई वो बहुत ऊंचे हैं, समान, सबको समान समझते थे। राजशाही काल में समानता का अधिकार देते थे उस टाइम में, जब आज़ादी से पहले के टाइम में, जब भी वो इन पे समान बैठते थे, बात करते थे, खूब हंसी मजाक करते थे, जो हमने सुना है बचपन में। और उनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। पूर्ण सिंह जी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने कई रीति रिवाज, जो कुरीतियाँ थी, उनको उस ज़माने में मिटा दी, जिसको हम आज भी नहीं मिटा पा रहे हैं। हम आज ऐसी ऐतिहासिक जगह पे खड़े हैं। पद्म श्री कृपाल सिंह जी, जो ब्लू पोल्ट्री के जनक कहे जाते हैं, उनकी जन्म स्थली के सामने खड़े हैं। तो आज इस हवेली का इतिहास है, पद्म श्री कृपाल सिंह जी की जन्म स्थली है, इसका इतिहास जानते हैं मेरे सहयोगी है, इनसे सर बात करते हैं पद्म श्री कृपाल सिंह जी के इतिहास को लेके, जो जनक रहे हैं ब्लू पोल्ट्री के, तो उनका इस हवेली के साथ में क्या इतिहास जुड़ा हुआ है। कृपाल सिंह जी का जन्म इस हवेली में हुआ है जी। और ये सामने जो आप मैदान देख रहे हैं जी, यहीं बचपन में कृपाल सिंह जी खेले हैं, बड़े हुए हैं जी। और इसके अंदर हवेली में जो कमरा, उसमें उनका जन्म हुआ है जी। और यहीं से वो पढ़ने के लिए आगे कहीं गए हैं और यहीं से प्रेरित होकर के उन्होंने चित्रकला सीखी है। मेन ये जो हम खड़े हैं, ये मेन जन्म स्थान वाली जगह है, मुख्य द्वार है ये। जी, जी। ये आप देख इसी रहे हैं, हवेली में इनका जन्म हुआ है। या आप जो देख रहे हैं, इसी में उनका जन्म हुआ है। जहाँ हम बैठे, ये पद्म श्री कृपाल सिंह जी की जन्म भूमि है, ये वही रूम है जहाँ उनका जन्म हुआ था। तो इस रूम को लेके, इस हवेली को लेके मेरे सहयोगी है, इनसे जानते उनका ये रूम है, क्या इतिहास जुड़ा हुआ सर के साथ में। सर बात करते हैं पद्म श्री कृपाल सिंह जी को लेके, तो इस रूम को लेके क्या इतिहास जुड़ा हुआ है। ऐसा हमने ये सुना है कि कृपाल सिंह जी ने जो चित्रकारी सीखी अपने बचपन में, जी, स्कूलिंग टाइम में, वो इसमें आप ये जो चित्रकारी देख रहे हैं, इस चित्रकारी को देख करके, इससे प्रभावित होकर के और उन्होंने चित्रकारी सीखी। जी। आज ये चित्र भले ही पुराने पड़ गए हैं, लेकिन ये उस ज़माने में बहुत शानदार चित्र रहे होंगे। जी। और ये देखते थे इसको और बनाते थे, और इसको बनाते बनाते ही वो वर्ल्ड फेम आर्टिस्ट बन गए। जी। तो हमारे लिए सब ये गौरव की बात है। जहाँ आज हम उनके निवास, जन्म स्थली पर आए हैं, बैठे हैं, वो चित्र जिनको देख करके वो चित्रकार बने। जी, जी। जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हो, ये पेंटिंग देख रहे हो, ये उन्हीं की हुई है। बाकी मेरे सहयोगी इनसे जानते हैं। सर इस चित्रकारिता को लेकर बात करते हैं, तो ये उन्हीं की हुई है क्या। उनके खुद के हाथ से बनाए हुए हैं और एक कैंडल बॉक्स है, इसमें कैंडल लगाते हैं जी। और ये जो है ये गुलदस्ता है जी, ये उनके खुद के हाथ का बनाया हुआ है। और ये जो प्लेट है जी, इस पे ये चित्र जो है उनका है। और ये ब्लू कलर जो भरा हुआ है ना, ये ब्लू पॉटरी, इसी से ब्लू पॉटरी नाम पड़ा है। और पीछे उनका नाम भी लिखा हुआ है। जी जी। ये है कैंडल स्टेट, इस पे भी सिग्नेचर है। हाँ, सबके हैं जी। इस पे होगा, पीछे इस पे नहीं होगा। आप ये जो चित्र देख रहे हैं ना सारे, इस कमरे में टोटल चित्र जी, ये उनके बचपन में इससे ये चित्र बने हुए थे जी, इन चित्रों को देख करके उनको प्रेरणा मिली चित्र जी, कला की। और इसी से प्रेरित होकर के वो चित्रकार बन गए जी। जब चाइल्डहुड में, बचपन में थे जी जी, तब। और चित्र है, चारों तरफ चित्र है जी जी। बचपना उनका यहीं गुजरा, यहीं उनका जन्म हुआ है जी। गांव के मेन चौक में पणियारी कुआं है, ऐतिहासिक कुआं है। तो इस कुएं का क्या इतिहास जुड़ा हुआ है गांव के साथ में, तो सर से जानते हैं। सर बात करते हैं इस कुएं को लेके, तो इस कुएं का क्या इतिहास जुड़ा हुआ है गांव के साथ। ये कुआं जो है जी, इस कुएं का नाम जो पहले से नाम है, जो हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो है खारिया कुआं जी। इससे ये अर्थ होता है कि इसमें शुरू में पहले खारा पानी निकलता होगा जी, उससे ये खारिया कुआं बन गया। लेकिन
हमने जब से बचपन में देखा इसमें मीठा पानी आ रहा है, कोई खारा नहीं, लेकिन पहले खारा रहा होगा। और ये गांव का प्रमुख कुआं है जहां पूरा गांव पीने का पानी यहाँ से भरता था। और कुएं की खुदाई में जो चीज़ें मिली है, उन्होंने अब जो इसका जीर्णोद्धार टाइप किया है वो जचा दिए है, बाटे बाटे पत्थर है जचा दिए हैं। बाकी ये कुआं पहले इस तरह से नहीं था, पहले पुराने हिसाब से ही था, और अब जरा थोड़ा मॉडर्न टाइप लग रहा है। और इसमें ये जो भी निकले इसमें पहले के तब खुदाई में निकले, मूर्तियाँ निकली या ऐसे निकले, ये देख कर कैसा प्रतीत होता है कि ये मूर्तियाँ जैन धर्म वालों से संबंधित हो सकती है। हमने जो सुना था बचपन में, ये जो खुदाई हुई ना, तो ये ऐसे पत्थर निकले हैं, ऐसे पत्थर, कुछ मूर्तियाँ टूटी फूटी, उन मूर्तियों को देख कर के ऐसा लगा कि ये मूर्तियाँ जैन धर्मावलंबियों की होनी चाहिए। अब हमने और जैनियों को यहाँ कभी देखा नहीं है, लेकिन इससे ये सिद्ध होता है कि ये गांव जब बसा होगा बहुत पहले, तो यहाँ शुरू में कभी जैनी रहे होंगे। और इस कुएं के ये तमाम पत्थर है वो सब इसी में से निकले हुए हैं, कहीं बाहर से नहीं लाए हुए हैं। ये बाद में ये ज़रूर सीमेंटेड, ये हमारे सामने हुआ है, ये मंदिर निर्माण ये हमारे सामने हुआ है, ये पिलर विलर सुंदर बनाना ये हमारे सामने हुआ है। पहले साधारण पिलर थे, ये जो उसके लकड़ी के होते हैं ना, क्या लकड़ी के लगे हुए, वो थे ये साधारण, और अब ये मंदिर ये बना दिए। और ये गाँव का प्रमुख कुआं था, पनियारी कुआं बोलते हैं। पूरा गांव यहाँ से पानी भरता था, और इसको खारिया कुआं के नाम से जानते हैं। ये जो आप दो छेद देख रहे हैं, इसमें वो लगता था भूण जिसको कहते थे, जिसपे लाव चलती थी, वो लगता था। और यहाँ पानी वो चढ़त से पानी भरता था। ये ढाणा है, ढाणा, इसको ढाणा कहते थे। ये जो है गूण थी, जिसको टुंडी कहते हैं, गूण कहते हैं। इसमें बैल चलते थे, ऊँट चलते थे, और यहाँ से इसमें पानी, और वो सामने इसका जाल था, वो इसकी सिंचाई होती थी, और गांव वाले पानी भरते थे इससे। गांव का प्राचीन बिहारी जी का मंदिर है। मंदिर का इतिहास मेरे सहयोगी एवं पुजारी जी इनसे जानते हैं। जय श्री राम पुजारी जी। सर, बात करते हैं बिहारी जी के मंदिर को लेके, तो इस मंदिर का क्या इतिहास जुड़ा हुआ है गांव के साथ? हमारी पीढ़ी कम लगभग 5-6 पीढ़ी यहाँ की पुजारी रहे हैं जी। वर्तमान में हम ही पुजारी हैं। 7 पीढ़ी हो गई। ये हमारे ताऊ जी हैं जी। और ये बाकी बिहारी जी का मंदिर है जी। गांव का पूजनीय मंदिर और पुराना मंदिर पंचायती मंदिर है जी। और गांव की बसावट के समय का मंदिर है, पुराना मंदिर, लगभग 300 साल पुराना मंदिर है। औरंगजेब के समय में जो मंदिर खंडित किए गए थे जी, उन मंदिरों में भी ये भी मंदिर आता है, जिसकी भी गुंबद आज भी खंडित ही है जी। और उस समय जैसे मंदिरों को ढा करके मस्जिद वगैरह बनाई गई थी, तो यहीं पास में कुछ मस्जिद का चबूतरा वगैरह बनाया मंदिर के पास में साइड में जी। और ये नागरशैली के अंदर बनाया हुआ मंदिर है। इसमें सारा काम पत्थर का ही है जी। चूने का, सीमेंट का कोई काम नहीं है इसमें जी। पत्थर के ऊपर पत्थर लगाया हुआ है जी। भूकंप वगैरह ऐसा कोई समस्या वगैरह, कितना भी भूकंप आए लेकिन मंदिर में कोई नुकसान नहीं होता जी जी। मंदिर के ऊपर जो शिखर है ना जी, वो शिखर भी खंडित है उस समय जी जी। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। ये मिट्टी शहीदों की मिट्टी है। आज हम उस परिवार के साथ में हैं, मेरे सहयोगी और मैं। तो आज शहीद बद्री सिंह जी की वीरगाथा है, मेरे सहयोगी हैं और उनके परिवार वाले हैं, उनसे जानते हैं क्या वीरगाथा थी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। गांव में शहीद हुए वीर बद्री सिंह जी, उनकी वीरगाथा क्या वीरगाथा है? सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शहीद बद्री सिंह जी का पोता हूँ जी। ये मेरे दादी से हैं बावर कंवर, ये और ये मेरे पिताजी हैं जी, शिवराज सिंह जी। दादू साहब का जन्म 15 दिसंबर 1945 को हुआ जी। और उन्होंने 7 साल 11 महीने के आसपास से सेना में अपनी सेवानिवृत्ति दी। और 12 अगस्त 1971 के दिन भारत पाकिस्तान का जो वॉर चल रहा था जी, उसमें वो शहीद हुए। जब शहीद हुए उस टाइम उनकी ड्यूटी कश्मीर में थी वो,
उनकी डेड बॉडी तो उस टाइम नहीं मिल पाई जी लेकिन जो हमें कागजात मिले उनसे हमें प्रमाणित हुआ कि दादू साहब हमारे शहीद हुए हैं। जी हमारे दादू साहब का मंदिर हमने बना भी रखा है। हमारी जो खुद की जगह है, ज़मीन है जो, जी जी उसके उपरांत जो गवर्नमेंट ने घोषणा करी सब गांव में जो शहीद है उनकी मूर्ति लगाने के लिए, जी तो उसके लिए भी हमने प्रयास किए। गवर्नमेंट ने मूर्ति भी अवेलेबल करवा दी, मतलब उनका फ़ोन आ गया कि हाँ आपकी मूर्ति तैयार है दादू साहब की, जी लेकिन गांव में प्रॉपर जगह नहीं मिलने के कारण अभी उसका काम अधूरा चल रहा है। जी वो 14 के निडेर में थे। उनके 3-4 साथी थे। एक हमारे बुड्ढा के थे जो राम सिंह जी थे, सुधार मेजर थे उस टाइम, और वो भी 14 के निडेर में थे। और एक हवलदार थे, वो सिक्कर का था, मियाँ था जी वो। हमारे गांव में जो मियाँ था उन्हीं के रिश्तेदार था, वही उनके साथ था उसी टाइम। जी और वो फिलहाल जिंदा है। और उन्होंने आके बताया था कि ऐसे ऐसे हमारे वो लड़ाई हो रही थी, बैरिक में सब थे, एकदम से 10-20 आदमियों का जत्था उनके पास आया, तो ये निकल के उनसे भिड़ गए। जी और भिड़ते भिड़ते क्या हुआ, वो निकल गया और एकदम से कोई ब्लास्ट हुआ, क्या हुआ कैसे हुआ, वो सभी आदमी वहीं दस्त हो गए। उसमें पाकिस्तानी भी थे और हिंदुस्तानी भी थे। इतना मेरे को उन्होंने बताया। उसके बाद में कोई गवर्नमेंट से कोई आया नहीं। वो जनरल थे एक, उन्होंने हमारे को प्रमाण पत्र दिया। जी फिर एक प्रतिभा पाटिल हुई, उसने भी हमारे को प्रमाण पत्र दिया, और उसमें सभी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये जब 1971 में शहीद बद्री सिंह जी शहीद हैं तो भारत सरकार की तरफ से ये प्रमाण पत्र हमारे को दिया गया। भगवान गोपीनाथ जी का मंदिर है। मंदिर का इतिहास पुजारी जी मेरे सहयोगी हैं, इनसे जानते हैं। जय श्री राम पुजारी जी। जय सिया राम साहब। पुजारी जी, बात करते हैं गोपीनाथ जी महाराज को मंदिर को लेके। जी साहब। तो इस मंदिर का गांव के साथ क्या इतिहास जुड़ा हुआ है? देखिए जी, इस समय तो इस मंदिर में हम पुजारी के रूप में हैं। ये महंत श्री मुकेश दास जी महाराज, जय श्री राम। और ये निहंग गद्दी है जी और यहाँ ये गृहस्थी को छोड़ के और संत के रूप में विराजमान है जी। और इसका इतिहास ये रहा है कि ये आज के 300-400 साल पहले, 1500 के लगभग, जो औरंगजेब की फौज आई यहाँ, उस समय इसका ध्वंस कर दिया गया था जी। और उसके बाद 300 साल बाद ग्वाला से आए हुए सबल सिंह जी और हुकम सिंह जी जैसे राजपूत यहाँ पधारे थे। उनके इष्ट देव होने के कारण जी सर्वप्रथम आके यहाँ पे इन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जी। और ये बड़ा ही प्रतिष्ठित और राजघराना का मंदिर है। तो यहाँ से फिर जीर्ण शीर्ण हो गया 300 साल बाद। तो हमारे यहाँ शिवबख्श सिंह जी के सुपुत्र पद्म श्री कृपाल सिंह जी द्वारा जी इसका पुनः निर्माण करवाया गया और ये 23 मार्च 1999 में इसका पुनः मंदिर का निर्माण करवाया गया। और हमारे यहाँ राघवाचार्य जी महाराज के अग्रपीठाधीश्वर के उनके कर कमलों द्वारा उनकी मूर्ति की पुनः प्राण प्रतिष्ठा हुई और बड़ा प्रतिष्ठित मंदिर है और यहाँ खूब प्रोग्राम होते रहते हैं। आए दिन कोई ना कोई भागवत पाठ वगैरह और अन्य प्रकार के अनुष्ठान चालू रहते हैं और महाराज श्री यहाँ धूना लगा के तपस्या में अपने रहते हैं और सुबह शाम की अच्छी पूजा हो रही है। जी। कोई देवी शक्ति को लेके बात करते हैं तो ऐसा कोई चमत्कार मंदिर से जुड़ा हुआ है? देखिए, यहाँ जो संत हुए बड़े तपस्वी संत हुए। जी। बताया जाता है कि ये पीपल के नीचे एक कुआं था। तो यहाँ के जो संत थे वो यहाँ की पूजा करके उसमें उल्टे लटक के तपस्या करते थे जी। और जो जैसी कामना करते थे आशीर्वाद देते थे, उनकी कामना पूर्ण होती है। और आज भी ये चमत्कार है कि ठाकुर जी की यहाँ आके जो अपनी मन्नत मांग के चले जाता है वो पूर्ण होती है। बहुत से यहाँ के लोग बाग हैं जिन्होंने गुप्त भी आके, किसी को बिना बताए भी गुप्त भी आके यहाँ पर मन्नत मांग के चले गए हैं और भगवान मेरी ये पूर्ण हो जाएगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। उसके बाद वो प्रसाद लेके आते हैं और ठाकुर जी की पोशाक अर्पण करते हैं। उस समय बताते हैं कि हमने ऐसे ऐसे बोल के गए थे, हमारी ठाकुर जी ने पूर्ण, हमारी प्रार्थना पूर्ण। मुख्य भोग कौन सा लगता है सर ठाकुर जी को? यहाँ पे मुख्य भोग सुबह मिश्री मावा का भोग लगता है और रोटी परांठा बनती है, पक्की रसोई का भोग लगता है। शाम को दूध या जो भी मिठाई वगैरह जो भी उपलब्ध हो जाए उसका भोग लगता है।
और जो त्यौहार आते हैं त्यौहार पे विशेष भोग लगता है। जैसे पोष बड़ा चल रहा है, पोष का महीना है, तो पोष बड़ा का बड़ा प्रोग्राम होता है, पूरा गाँव यहाँ आता है, प्रसादी लेते हैं। और जैसे 4 बड़े फंक्शन होते हैं, शरद पूर्णिमा कुंटलों खीर बनती है, और शरद पूर्णिमा को यहाँ खूब प्रसादी लेते हैं, पंगत प्रसादी होती है। एक अन्नकूट का प्रसाद होता है दीपावली के दूसरे रोज, उसमें भी बहुत सी पंगत आती है, खूब अच्छा प्रसादी होती है। जन्माष्टमी का जो पर्व है वो तो और भी विशाल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे। और उसके बाद और भी जैसे कोई भागवत पार्टी आ गए, कोई बाहर से कोई भी आता है तो यहाँ भागवत वगैरह होती है, तो बड़ी धूमधाम से सारा प्रोग्राम, और पूर्ण गांव बस्ती का पूर्ण सहयोग रहता है, खूब अच्छे सहयोग करते हैं और अच्छे धूमधाम से फंक्शन मनाते हैं। मंदिर के प्रांगण में प्राचीन धूणा भी है, तो धूणे का इतिहास है पुजारी जी से जानते हैं। पुजारी जी, धूणे को लेके चर्चा करते हैं, तो इस धूणे का क्या इतिहास है? इस धूणे का इतिहास ये है जी कि जैसे यहाँ अखंड धूणा चलता रहता है, और किसी को भी कोई भी परेशानी होती है तो महाराज श्री जी यहाँ से धून वो विभूति दे देते हैं। जिससे किसी का पशुधन में कोई नुकसान हो रहा है, या किसी को डर भय हो रहा है, किसी को कोई पीड़ा हो रही है, तो महाराज जी ये विभूति दे देते हैं, उससे उसके मन्नत पूरी हो जाती है। कोई काम ना करके जाते हैं तो यहाँ से विभूति ले जाते हैं। जैसे कोई भी परेशानी आ रही है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, या कोई भी चौराया वगैरह की कोई ऐसी हो जाती है, ऊपरी बाधा हो जाती है, तो ये विभूति दे देते हैं, उसको पान करने से, खाने से, और हाथ के बांधने से वो सही हो जाता है भगवान की कृपा से। और यहाँ हवन होता है, और महाराज जी तपस्या करते रहते हैं, रोज़ घी का और तिल के द्वारा हवन होता है यहाँ सुबह सुबह, और भगवान का राम नाम भगवान जी करते रहते हैं। महाराज जी के जो तपस्या का वो फल है कि वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामय वाली बात है, जिनको देख के भगवान से प्रार्थना बालाजी महाराज से, गोपीनाथ जी महाराज से करते थे कि भगवान मैंने तो दे दी है, और आप इनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, तो ठाकुर जी महाराज जी की बात रख लेते हैं। सती माता का मंदिर है। मंदिर का इतिहास पुजारी जी एवं मेरे सहयोगी है गांव के, उनसे जानते हैं। जय श्री राम जी। जय श्री राम सर, बात करते हैं सती माता मंदिर को लेके, तो इस मंदिर का क्या इतिहास जुड़ा हुआ है गांव के साथ? ये जो हमारी कुलदेवी सती माता का मंदिर है जी, ये हमारे पूर्वजों से पूर्व काल से चलता है। इस सती माता का मंदिर का, ये सती माता कब हुई, कब इसका इतिहास है, वो मैं आपको बताता हूँ जी। कि सती माता का जो इतिहास है वो 1406 का ईस्वी का है जी। और ये जो हमारे पूर्वज आए थे ये बैराट ग्राम से आए थे जी। और जहाँ तक इसकी अपन परिभाषा को लेते हैं सती माता के इतिहास को, तो इसमें ये हमारे यहाँ इनकी शादी होके आई थी। तो शादी के टाइम के अंदर जो देवी देवताओं की पूजन का काम होता है जी, उसी टाइम के अंदर इनका नाम था माना देवी। सती माता का नाम था माना देवी। तो इनकी शादी के टाइम में जो देवी देवताओं की पूजन का काम होता है उसी टाइम के अंदर जी, इनका जो पति था उनकी लोहे गरम लोहे की राड से, गरम लोहे की राड से जोर लगाते समय कोई जोर लगा रहा था तो उनको जोर लगा नहीं, तो उन्होंने, वो थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे, तो उन्होंने बताया कि यार ऐसा कैसे लगा रहा है जोर, तो उन्होंने गंजोड़ा छोड़ के वो जोर लगाना चालू कर दिया। उसी अभ्यास भगवान की ऐसी मर्जी की वो जोर लगाया हुआ गरम लोहे का तार था वो उनके गले के अंदर लग गया और वहीं वो उनकी डेथ हो गई। इस माता ने वहीं उनके ऊपर ये सती हुई। तो ये 14 से 6 की बातें हैं। ये हमारी कुल की देवी है और वैसे भी अपना देश है, ये राजस्थान के दरा है, ये जति सतियों का है, पूरे गांव की यहाँ है मान्यता है, सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं। देवी शक्ति को लेके बात करते हैं, जैसे रोग को, मनुष्य पशु, तो किस रोग के लिए माता को पूजा जाता है? हमारी जो सती माता है इसमें विशेषकर जो मसू की तकलीफ होती है जी, उसमें लोगों को फायदा होता है। यहाँ आते हैं, जात जरूला होते हैं और माता के कोई भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। और विशेषकर मसू का जिनके रोग होता है वो माता के आके अपनी पूजा आराधना करते हैं और उनको फायदा मिलता है। और जांगीर समाज से थे? जांगीर समाज जी जी सर। कोई भंडारा मेला वर्ष में? वैसे तो भंडारा और मेले की बात करें तो हमारे समाज के अंदर जो हम जांगीर परिवार हैं तो हर महीने की जो 13 की रात आती है
तिथि के हिसाब से 13 की तिथि की रात आते हैं, तो हम सभी लोग माता का यहाँ भंडारा जागरण जैसे जैसे हमारी व्यवस्था होती है उस हिसाब से इनकी पूजा अर्चना होती है। वैसे माता का 13 को इनका पूजन होता है और 13 के समय उनको माना जाता है। भोग मुख्य तो भोग कौन सा लगता है? माता के वैसे तो मुख्य भोग लगता है हमारे पुराने के हिसाब से तो जो कढ़ाई का सामान होता है जी, जिसके अंदर पुए आ गए, पूड़ी आ गई, हलवा आ गया जी, यह मुख्य रूप से इनका भोजन है। और वैसे तो आजकल कोई भी देखो चूरमा दाल बाटी बनता है और कोई भी पकवान बनते हैं, वैसे सभी को माता ग्रहण करते हैं। जैसे ये झाड़ू यहाँ रखी है माता जी के, तो जितने भी भक्त लोग आते हैं जो रोग से पीड़ित होते हैं, मसा के रोग से, तो वो झाड़ू चढ़ा के जाते हैं और बैंगन चढ़ा के जाते हैं। और यहाँ सब झाड़ू लगाने से 2-3-4 दफे लगाते हैं, तो इससे मसूर की तकलीफ में फायदा हो जाता है। बालाजी महाराज का मंदिर है, मंदिर का इतिहास पुजारी जी एवं मेरे सहयोगी है इनसे जानते हैं। जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। पुजारी जी, मंदिर को इतिहास गांव के साथ का ही जहाँ जुड़ा है। मेहंदीपुर बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है जी। और की स्थापना, मूर्ति स्थापना 2000 में, हाँ हाँ, लगभग 2000 के महीने मूर्ति स्थापना। विश्व पहली मंदिर को झंडा की स्थापना 1999 में। अच्छा अच्छा। 1999 में झंडोरोपण हुआ है। और पहली बार में बहुत भव्य जागरण हुई। जो पहली आज जगह थी, बिल्कुल डरावनी जगह थी, वीरान जगह थी। करीबन मंदिर की बाउंड्री थी 2 बीघा ज़मीन है। अब 50-60 वर्ष से ज़मीन खेत लियो, खेत के माए पूरी सिंचाई हुई थी। ये 2 बीघा में कुछ भी कौन कर सका। इन बार बार मिट्टी प्लेन करी, सिंचाई करने के लिए खूब कोशिश करी, लेकिन नाकाम गया। अच्छा अच्छा। और इनमें डर लाग दो, दिन में भी डर लाग दो, रात में कोई ठियातो ही बनी। कई बार मैं भी ठीक रहा तो अँ आवाज़ होती कि तेन कोई पकड़ोगो हैं, लेकिन वो समायो जब पतो लागे कोई पकड़ वाले पकड़ ही लिया। तो लगभग पहली से मैं मंदिर बालाजी महाराज से बटे दरबार से जुड़ गया। 4-5 साल तक मैं लोगों की सेवा करी, बस बरबर अठासू भक्तान ले जा तो बाका संकट का निवारण करा। तो इसके बाद में बालाजी महाराज को आशीर्वाद दियो और आगे प्रेरणा मिली कि अठी मंदिर बनाऊंगा। 30-35 साल पहले यदि मैं ठीक गुजर तो मन आवास हो जाते कि अठी बालाजी को मंदिर बनाओ। मैं एक आधा जो मेरी साथ शिष्य रहता बन बोलते तो और कोई नहीं बता तो कौन कि अठे बालाजी को मंदिर बनाओ। जबकि अठी बिल्कुल ऊंचा पेड़, ऊबड़ खाबड़ टीला, ईद में डरावनी जगह थी। इसके बाद में समायो तो आप बिल्कुल प्लेन करेगी, झंडो रोड पे गयो। 1998-99 की बात है। फर्स्ट बार जागरण छोटे और भी कमाए जो मेहंदीपुर दरबार में चमत्कार हो से बस चमत्कार फर्स्ट बार में बैठे। हाँ, बिल्कुल संगठन का भी बिना मंदिर बिना कुछ बना, खाली झंडो रो बालाजी महाराज की पूरी रात जो चाली की बालाजी की तस्वीर और अठे कम से कम हजारों आदमी जुड़ गया कट्ठा सो आया ऊपर तो होना और सोच भी कौन सो बिल्कुल कौन सोचता सर। नहीं कोई आपा कोई भी को वो करो एडवर्टाइज नहीं कौन करो। और पहले ही बार के माए अठे इतना हजारों आदमी इकट्ठा हुआ जाए और बहुत भव्य जागरण जो पूरी रात पांडा लाग रहे पेशी लगी। जो मेहंदीपुर में पेशी चलती वो पेशी चली। इसके बाद में 2 साल के बाद के माए को निर्माण हुआ और 2000 के माए बालाजी महाराज की मूर्ति स्थापित ठीक करेगी। गुरु महाराज से हमारे श्री 1008 श्री मोहनपुरी जी गोस्वामी जी गुरु महाराज आगे प्रेरणा से सारो काम मंदिर की मूर्ति अब मेहंदीपुर से बटासू बनेटी से। अच्छा अच्छा। मेहंदीपुर सारे गांव से मानपुर बटासू बन रही थी। गुरु महाराज की प्रेरणा से वहाँ का हाथ से सारा काम करते शिव परिवार से तो वो भी वहाँ का हाथी स्थापना हुई और अठे बहुत चमत्कार हो रहे थे, बहुत चमत्कार हो रहे थे। असंभव ने भी असंभव कर दी थी दरबार के मान। बहुत मतलब कई इनकी घटनाएं घटी थी। एक बार अटे हवन चालू हर पूर्णमासी ने अटे हवन हो तो रात में 14 की रात जाकर तो
और पूर्णमासी ने हवन तो प्रत्यक्षदर्शी है हजारों ये आते थे खड़ा सा एक वो संकटाली का माए चलता है उनका माए हवन पूरा चालू जो पूर्ण आहुति होगी जी और भी कमाए कम से कम 3-4 किलो घी सामग्री पूरा हवन चालू और भी कमाए वो संकटाली कमाए कूद गो एकदम कूद गो और जय श्री राम और कूद के कम से कम 30 सेकेंड तक बिगा माए खड़ी रही बिगा बाल बांको को ने कोई बिगो फपोलो यो ने भी वो कपड़ो जलो बिल्कुल जहाँ पानी में से निकला हो जहाँ बाहर नहीं निकला हो बहुत बड़ो चमत्कार हो और चमत्कार तो बहुत जी बताई कौन सी दिल्ली से आती है उनसे जो मेहंदीपुर बैठे दरबार में जहाँ काम न उसे एक ही ले ला जाता बैठे नहीं जहाँ काम उठे भगत ले ले रहे हमसे खूब दिल्ली का बहुत ही आते हैं मुझे ये भंडारा की रापा मेला की बात करा पुजारी जी तो साल में कौन सी तिथि है 1 जून ना को पाटोत्सव मनाया जाएगा अच्छा 1 जून को पाटोत्सव मैं तो बीच बीच में और भी कई त्यौहार चलता रहे थे भंडारा चलता रहे थे और बाकी 1 जून को पाटोत्सव मनाया जाएगा भोग की बात करा आप मुख्य तो भोग कौन सा लागे बाबा के बालाजी महाराज के लड्डू को भोग लगा अच्छा नारियल को भोग लगा लड्डू को भोग लगा पेड़ा को भोग लगे और दोपहर के माए छजू को बालाजी महाराज के दूर को कोई जाड़ा जपटा वगैरह भी आप जाड़ा जोड़ा कुछ नहीं इससे बबूती कोई जो भी है गुरु महाराज की प्रेरणा से राज तो बतावा जो भी परेशानी रहो राज तो बताऊँ जो काम पूरा हो जाए जब फसवा की बात करा फसवा मुख्य तो कौन सा रोग के लिए बालाजी पूजा जा रही है बबूती सब काम करे बबूती के लिए बबूती ठगी सब काम करे हर रोग में हर बीमारी में काम करे बिल्कुल चाहे चर्म रोग हो चाहे और हो बबूती हर काम हर चीज़ में काम करे 2023 के माए अठे गुरु महाराज की प्रेरणा से भागवत कथा करेगी और 21 कुंडी यज्ञ करेगी बिका माए कलश यात्रा बहुत भव्य कलश यात्रा निकलेगी जी ऐतिहासिक आज तक का इतिहास में ये गांव के माए कलश यात्रा को बहुत बड़ा बड़ा साधु संत हाथी घोड़ा पालकी से बहुत कम से कम 2 किलोमीटर का एरिया का माए कलश यात्रा है बताओ ध्यान से बिका बाद के माए 8 दिन तक 7 दिन तक कथा चली 7 दिन तक यज्ञ चालो 21 कुंडी और बहुत साधु हजारों साधु संत है और बाने विदाई दक्षिणा सबने देगी वहाँ मान सम्मान खूब भव्य करेगी पूर्ण आहुति जब हुई ना लास्ट के दिन पूर्ण आहुति के दिन कठे ही बरसात कोने ने कोई बादल पूर्ण आहुति के दिन जगह दिन बरसात हुई और यज्ञ में तो ब्राह्मण की विदाई हो रही यज्ञशाला में तो यज्ञशाला में ब्राह्मण की विदाई करा बठिन को बड़ो सार डूम लाग रो कथा पांडाल भी माँ बहुत बड़ो डूम जो अच्छा बड़े संत सा संतां की विदाई हो रही और बरसात हुई एकदम से अचानक ही 5-4 किलोमीटर का 5-7 किलोमीटर का एरिया में 2 घंटा तक बहुत भयंकर बरसात हुई बहुत बड़ो चमत्कार हुआ ज़्यादा 5000 डेली का प्रसाद ले रहे थे 5000 7 दिन तक भंडारा चला और 9 दिन तक भंडारो चालू था 9 दिन तक भंडारा लास्ट दिन तो हजारों आए थे बहुत गांव में बड़े चमत्कारी मंदिर है बालाजी महाराज का आसपास के गांवों में बड़ा एक आस्था का केंद्र है जो मेहंदीपुर बालाजी पीठ से ही संबंध है बालाजी का पीठ है ब्रांच है जी और जो चमत्कार बैठे मेहंदीपुर में बैठे माता यार अठी भी हो रहे हैं दूर दूर से हरियाणा से यूपी से भूत प्रेत सबकी यही सबसे चारों तरफ से लोग यात्री थे हम सुखी जी जी और बस सुखी हो जाए बालाजी महाराज का मंदिर है पहाड़ी के सीकर पर तो मंदिर का इतिहास मेरे सहयोगी इनसे जानते हैं सर बात करते हैं इस बालाजी महाराज के मंदिर को लेके तो इस मंदिर का क्या इतिहास जुड़ा हुआ है गाँव के साथ मंदिर ये है कि बहुत प्राचीन मंदिर है जी शायद जब से गांव बसा जब से ये मंदिर है बहुत पहले से है जी और इस मंदिर से नीचे पहाड़ी के नीचे तलेटी में गांव बसा है और इनकी मान्यता शुरू से ही पहले थोड़ा मंदिर ये छोटा था अब इसका ये लोग विस्तार और करवा रहे हैं और मान्यता बढ़ रही है जी जी अच्छा है और लोग बाहर से भी आते हैं और सही जगह है मंदिर बहुत बढ़िया है
टॉप पर है पहाड़ी के, मेन शिखर पर मंदिर। हाँ शिखर पर है। और इसको मान्यता गांव वाले पूरा मानते हैं सभी। पूजा कौन कर रहा है सर? पूजा ये परिवार है स्वामियों के, है ना, ये परिवार है, ये कर रहा है, स्वामी परिवार है, कर रहा है। मंदिर की स्थापना ही उसी काल से ये परिवार कर रहा है या कोई पहले नहीं, इनसे अन्य पहले था? से थोड़ा सा इनमें तो चेंज हुआ है। जी जी जब हम बच्चे थे ना उस समय तो सिर्फ आरती होती थी सुबह शाम वाली, जी कोई तीज नहीं थी। अब मान्यता बढ़ रही है। जी। तब स्वामी परिवार को फिक्स कर दिया गया हाँ, पूजा के स्वामी लिए। परिवार है, ये देख रहे हैं। जी जी। देवी शक्ति को लेके बात करते हैं तो कोई ऐसा चमत्कार मंदिर का? चमत्कार तो हमने जो सुना बचपन में ये है कि भाई जब कोई गांव में कोई चोर डाका से होता था ना कुछ, जी तो कई यहाँ से आवाज़ें आती थी मनसा माता से, बालाजी से, कि भाई सावधान रहना, जागते रहना, जी ऐसे। जी जी। बाकी वैसे अलग से तो कोई किसी पर्टिकुलर पर्सन का तो नहीं, बाकी वैसे सुना है। और क्या कहना सर मंदिर को लेके? सर इस मंदिर का निर्माण बालाजी मित्र मंडल, जी। पिछले 4 साल से ये बच्चे लगे हैं। हम्म। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया है। गांव का पूरा सहयोग है, लेकिन ये 10-15 बच्चे हैं जो अपन रोड से आए हैं। जी ये रोड नहीं बनती। शुरू से ये बच्चे मतलब 20-30 हो जाते, सुबह 5 बजे ये लोग आ जाते थे जी। और 20-20 किलो कट्टा भर के इकट्ठा करके 1 महीने इन्होंने किया। जी। फिर इन्होंने देखा भाई ऐसे तो निर्माण हो नहीं सकता। इन्होंने पहले ये सोचा भाई हम तार से वैसे खींच के लगा लें। जी फिर इन्होंने लगा के वो पैसे ज़्यादा लग रहा तो कच्चा निर्माण करवाया। जी। उसके बाद में हमारे लोकप्रिय विधायक श्री दीपेंद्र सिंह जी शेखावत, उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि सर साहब ये रोड बना दो, तो उन्होंने तुरंत स्वीकार करके यहाँ तक रोड बना दी। और अभी बालाजी मित्र मंडल का मैं बहुत बहुत आभार हूँ और सभी ग्रामवासियों का कि इन्होंने इतना बड़ा निर्माण करवा दिया जो कल्पना से भी दूर है। जी। इनका बहुत बहुत आभार है बालाजी मित्र मंडल का, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। मेरी तरफ से भी आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। गाँव का आपने विजिट करवाया, गांव की ऐतिहासिक जानकारी मुझे दी। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर बात करते हैं गांव की मूल भौतिक सुविधा को लेके, जैसे विद्यालय हो गया, आवागमन के लिए सरकारी वाहन, सड़क, जल, इनके बारे में आपका क्या कहना है? ये गांव विकासशील गांव में बहुत ही ऊंचे स्तर का है। जी। गांव है, बाकी शहर में जो सुविधा उपलब्ध होती है वो लगभग सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ CSC है, जी। यहाँ आयुर्वेदिक औषधालय है, यहाँ होम्योपैथिक औषधालय है, यहाँ बच्चियों की स्कूल अलग है, बच्चों की स्कूल अलग है, जी। मतलब, और पोस्ट ऑफिस है, सभी कुछ सुविधाएं हैं, बैंक है, सारी जो होनी चाहिए एक बढ़िया गांव में जो होनी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ हैं। घर घर में पानी नल से पहुँच रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, बिजली है जी। और गांव टाउन से निकट है। जी। शहर जो हमारा तहसील है श्री माधोपुर, उससे निकट है गांव, तो वो भी लाभ है हमें। और हर क्षेत्र में यहाँ हर वर्ग आगे है, यहाँ का हर वर्ग हर क्षेत्र में आगे है, चाहे वो नौकरियाँ हों, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो शिक्षा शास्त्री हो, सब में आगे है। और जो चीज़ें हम सोच सकते हैं उससे भी आगे है, मतलब जो हम कल्पना कर रहे हैं ये चीज़ें होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। गांव में सर ऐसी शख्सियतों ने जन्म लिया है, पद्म श्री कृपाल सिंह जी, पूर्व मंत्री साहब दीपेंद्र सिंह जी, सही है, और विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। हाँ, तो उनका कोई ऐसा योगदान गांव में जो ऐतिहासिक आज भी गांव वाले, तहसील वाले या जानते हैं उनके नाम से इस गांव को? यहाँ के जो विधायक रहे हैं दीपेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में, अपने विधायक काल में यहाँ जितना काम करवा सकते थे वो जी जी, वो करवाया है।
और जो जनता चाहती थी कि भाई ये काम होना चाहिए वो हुआ है। 100 में 100 तो मान लो कहीं भी नहीं हुआ होगा, चाहे मुख्यमंत्री का एरिया उसमें भी शायद कोई कमी तो रह ही गई होगी, लेकिन यहाँ काफ़ी काम हुआ है। और यहाँ की सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो अन्य गाँवों से हमें कई चीज़ों में अलग करती है, वो ये है कि इस गांव में आज तक, मैं 71 साल का हो गया हूँ, आज तक इस गांव में कभी सांप्रदायिक या जातीय विद्वेष का कोई हुआ ही नहीं, दृष्टांत ही नहीं हुआ, कोई ऐसा उदाहरण ही नहीं हुआ आज तक। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है। आप युवा हो और उस परिवार से आते हो जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, और आपके बाबू साहब हैं दीपेंद्र सिंह जी शेखावत, दादो साहब बाबू साहब हैं, और पद्म श्री कृपाल सिंह जी, तो आपके ही परिवार से जन्म दिया, बड़े इतने परिवार से आते हो आप, तो आपका क्या कहना है उनके बारे में? देखिए, कृपाल सिंह जी हैं जी, उन्होंने हमारे मंदिर का निर्माण करवाया। जी, मंदिर बिल्कुल जर्जर हो गया था, बहुत ही शानदार मंदिर का निर्माण करवाया। जी, इसके अलावा विकासपुर मेरे काको साहब श्री दीपेंद्र सिंह जी शेखावत, जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, उनके कार्यकाल में जितना काम हुआ जी, वो पूरे विधानसभा में बहुत काम कराया। हमारे गांव में उन्हें इंडस्ट्रीज एरिया लेके आए। CSC अस्पताल सीधा नहीं आता है, उससे पहले छोटा रहता है, तो डायरेक्ट उन्होंने CSC लगा के बड़ी बिल्डिंग तैयार है वो चालू करवाई। जी, उन्होंने पहाड़ी के ऊपर इंटरलॉक करा के सीधे गाड़ी जा सकती है वहाँ पे। जी, तो उनके तो अनेकों काम है, गिनाते गिनाते मैं थक जाऊँगा। जी, जी, तो उन्होंने बहुत काम कराए। इसके अलावा मेरे दादाजी हैं जी, भूतपूर्व प्रधान श्री कान सिंह जी, जी, 1963 से 1965 तक, और इसके बाद में 1985 में प्रधान रहे, जी, गांव के सरपंच रहे। जी, वो इतने मर्दोशाली थे कि जनता को, डाणियों को मेरे घर पे आने की ज़रूरत नहीं थी। कोई भी उस टाइम छोटी छोटी जो भी योजना आती थी तो वो उस हिसाब से उनके घर पहुंच जाते थे। जी, भाई ये कागज़ दे दे, तेरा काम करा दो। जी, और उन्हीं की कृपा से आज हम इस स्थिति में हैं, और दादू साहब के आशीर्वाद से कोरोना काल में जब लोग अपने घर में दुबक गए थे, उस टाइम भी हमारी टीम ने एक दिन हम घर पे नहीं बैठे। पुलिस प्रशासन, जलदाय विभाग, विद्युत विभाग, जो भी सरकारी कर्मचारी है, ये डेली हमारे को सेवा देते। तो उनका उत्साह बढ़ाने के लिए पूरा थाना को मेरे घर पे बुला के, उस टाइम तो पहले कोरोना में तो ये हालत है कि पुलिस कोरोना वालों के पास जा रही थी। मैंने मेरे बच्चों के गले पे तलवार रखी, पूरे प्रशासन को यहाँ पे बुला के सम्मानित किया था, और विद्युत विभाग में जाके सम्मानित किया। और शाम को जब मैं घर पे आता तो ये सोचता कि साढ़े कल को कोरोना हो जाएगा, बच्चों को कुछ हो जाएगा, लेकिन बजरंग बली की ऐसी असीम कृपा रही कि हमारा बाल विवाह का निवार हमने जितनी मदद कर सके वो की। उसके बाद में कोरोना काल तो चला गया सर, और हमारी गौ माता के ऊपर लंपी रोग आ गया। लंपी रोग इतना खतरनाक है कि गायों की गायें मरने लगी। उससे पहले सर हनुमानगढ़ उस साइड में 1 महीने पहले लंपी रोग आ चुका था। तो हमने सोचा अब क्या करें, तो बजरंग बली ने अचानक किसी ने नंबर दिए कि ये कोई डॉक्टर साहब हैं जो ये गौ के अपने डॉक्टर हैं। उनसे मैंने संपर्क किया, वो हनुमानगढ़ से आए, उनकी गाड़ी पूरी दवाई से भरी हुई थी। वो मेरे घर पे आए, 1 रुपया हमसे नहीं लिया उन्होंने। वाई पानी का खर्चा, हमारा खर्चा इतना था कि उनको खाना खिलाया और उनको रुका दिया। यहाँ से लेके अजीतगढ़, मूंड्रू गौशाला, हमारी गौशाला है, वहाँ पे सैनिटाइजर कराया, मशीनें लेके, ट्रैक्टर लेके। जयपुर तक आशु सिंह जी सूरपुरा ने 1 करोड़ रुपए दिए थे, तो हम वहाँ भी गए। आशु सिंह जी हमारे को, हम दोपहर में पूछ के 3-4-1 बजे मिले हो, तो उन्होंने कहा कि आप पैसे क्या लोगे। मैंने कहा सर हम तो सेवा करने आए, हमारे को पैसा 1 रुपया भी आपका नहीं चाहिए, आप तो बताओ, क्योंकि ये डॉक्टर साहब हैं, पहले लंपी का इलाज कर चुके हैं, वही दवाई इनके पास है।
तो वहाँ पे हमारे इलाके में गांव डाणियों जहाँ से भी हमारे फ़ोन आया, हमने जितनी कोशिश की, ज़्यादा भी नहीं तो बहुत सी गाय मरी भी, लेकिन 200-300 गायें ऐसी थी तो मरना सन से हम लोगों के ये बजरंगबली के आशीर्वाद से उनको बड़ा अच्छा योगदान रहा गायों के लिए। सर बात करते हैं ऐसी शख्सियत ने आपके गांव में जन्म लिया, मैंने पहले भी बताया था, पद्म श्री कृपाल सिंह जी, जिनका संविधान में बहुत ही बड़ा योगदान है। संविधान का जो मूल प्रति है उनकी जो चित्रकारिता है उनके द्वारा ही की गई है और उनका नाम दर्ज है, बच्चा बच्चा उनकी गाथा गाता है। तो आपने ऐसा कोई किस्सा सुना हो उनके बारे में, अपने दादाजी से, पिताजी से, अपने बड़ों से, पूर्वजों से, कोई ऐसा यादगार जो गांव आपको उससे शिक्षा मिली हो, आप भी वो शिक्षा अपने बच्चों में, गांव के युवाओं में, आने वाली पीढ़ी को ये आप देना चाहते हो? एक पद्म श्री मेरे दादा साहब कृपाल सिंह जी, जी एक मजदूरशाली इतने बड़े आदमी जी, मतलब उनके पास बैठ जाते थे तो ऐसे पता नहीं चलता था कि इनके पास बैठे, और उनका नाम देश विदेश में था जी, और उनसे सीख ये मिलती थी कि उनकी मर्दुसल भाषा और सारी जातियों को एक लेके यहाँ भी आते थे, सभी लोग उनसे मिलते जुलते थे। ऐसा नहीं थी कि तो इधर हो उधर, बिल्कुल उनसे बैठते थे, मर्दुशाली से बात करते थे और बहुत ही सरल स्वभाव के थे वो। और आपके परिवार के काकोसा हैं दीपेंद्र सिंह जी शेखावत जी, पूर्व मंत्री जी, पूर्व लोकसभा विधानसभा स्पीकर, विधानसभा से। उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो राजनीतिक काल दौर कैसे शुरू हुआ, आपको कुछ याद हो उनका किस्सा जुड़ा हुआ? शायद 1980 में जी, जब यहाँ पे कोई टिकट लेने वाला नहीं था तो साहब इंदिरा गांधी ने इनको बुलाया था वहाँ पे जी, और ये जाके उनसे मिले थे कि आप मेरे को टिकट दो, यहाँ पे कोई टिकट लेने वाला नहीं था। इन्होंने टिकट ली जी, और विजय श्री हासिल की। जी, तब से जीते भी आ रहे हैं, हारे भी तो भी जनता की सेवा की, जीते तो विकास पुरुष के नाम से इनको जाता है। उन्होंने बहुत इतने काम कराए हैं पूरी विधानसभा की, मैं सर गिना नहीं सकता, और बहुत ही शांत स्वभाव के, क्योंकि मैं तो उनके पास पिछले 5 साल में बैठा, बहुत मधुशाली, बहुत शांत स्वभाव के, और एक बार उन्होंने कह दिया कि तेरा काम हो जाएगा जी, तो वो कितना ही बड़ा वो काम करा के उन्होंने छोड़ा। सर गांव में बात करते हैं त्योहारों को लेके, जैसे गणगौर त्यौहार हो गया, होली का दहन हो गया, तीज सवारी हो गई, इनके बारे में आपका क्या कहना है? गणगौर हमारे बड़ी कोल्डी है, वहाँ से शुरू होती है, जो ऊंट लड्डों में पूरे गांव की इकट्ठे हम वहाँ पे हो जाते हैं जी, और वहाँ पे उस दिन जैसे पहले रीति रिवाज चलता है, भांग भी करते हैं, लेकिन उतना सेवन नहीं कि हल्का सा भांग उसमें डालते हैं प्रसाद के रूप में, और वहाँ से गाजे बाजे के घोड़े पे लेके, ऊँटों पे लेके, और जो मीठा कुआ है वहाँ जाते हैं। जितनी भी गांव की औरतें हैं वो सभी लोग वहाँ पे पूजा करते हैं जी, और वहाँ से वापस कोल्डियों में, हर कोल्डियों में लाके उनको पूजा की जाती है। जी, कोई प्रतियोगिता, मेला, ऊँट दौड़, घुड़सवारी ऐसी होती है? नहीं, घुड़सवारी तो नहीं होती, प्रतियोगिता स्कूल में तो मैं जाता रहता हूँ सर, स्कूल में भी मैं मदद करता रहता हूँ। मेले में नहीं होती है गणगौर? मेले में तो पहले होती थी, अभी नहीं। जी, पहले होती थी। यहाँ ऐसा है, होली के दूसरे दिन जो अपने वो होती है ना, दुलंडी कहते हैं, छारंडी कहते हैं ना, उस दिन यहाँ एक कुश्ती का आयोजन होता है जिसको हम डूडू बोलते हैं। वो अब ज़रूर थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले काफ़ी होता था, और आसपास के जो पहलवान होते थे जी, आसपास के बच्चे जो भी वो यहाँ भाग लेते थे, और सभी बड़े प्रेम से खूब गैदरिंग होती थी और अच्छा होता था। बड़ी ट्रॉफी नाम वगैरह दिया जाता था उसमें नगद देते थे उनको जी, और वो दुलंडी के दिन होता था शाम को, जी, जब होली हो जाती, दुलंडी का रंग उनका हो जाता, शाम को होते और गांव वाले उसका आयोजन कराते थे और बहुत शानदार होता था। उससे क्या होता, आपस में सामंजस्य बढ़ता था, मित्रता बढ़ती थी। अब ज़रूर थोड़ा कम हुआ है इन दिनों में। अब होली का दहन एक जगह ही होता है, सर्व समाज गाँव वाले मिलके? वो एक जगह, होली का दहन एक ही जगह होता है सबका। आपका क्या कहना है पद्म श्री कृपाल सिंह जी को पद्म लेके? श्री कृपाल सिंह जी के बारे में मैं सिर्फ 2 बातें संक्षेप में कहना चाहूँगा। वो ये है
जी कि एक तो वो चित्रकार के साथ साथ आशु कवि थे। जी मतलब वो राजस्थानी में रचना बैठे बैठे कर देते, जिसपे कमेंट्स करना हो ना किसी पे, तो वो दोहे के माध्यम से या और के माध्यम से कर देते थे। कोई ऐसा दोहा याद हो आपको? याद तो इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ मैं कि क्या है कि व्यक्तिगत किसी पे कुछ नहीं। एक बार एक आदमी, गांव का एक आदमी, देखा हो किस्सा बता रहा हूँ, गांव का एक आदमी वहाँ गया था उनके वहाँ। तो वो क्या गांव का था, इसलिए वो वहाँ के जो कस्टम्स है ना शहरों के, वो नहीं जानता था, बिल्कुल गांव का था। तो उनको कहा गया, वो उनके वहाँ रहा था 2-4 दिन, तो उनको कहा था भाई फलाने जा मुड्डे ला। तो वो क्या आदमी, जैसे एक आदमी आया है और एक वो कृपाल सिंह जी, वो मुड्डे लाया 3। भाई वो 2 ही थे, कृपाल सिंह जी वो आने वाले 2 ही तो थे ना, वो 3 मुड्डे ला के डाल दिया और रख दिया। फिर तीसरे मुड्डे पे वो खुद बैठ गया, है ना। कृपाल सिंह जी उसको वहाँ नहीं कह पाए कुछ भी जी क्योंकि गांव का हिसाब भी तो अलग होता है ना अपना, गांव के हिसाब से वहाँ कह नहीं पाए। और वो आदमी उनका जो गेस्ट आया था वो कोई बहुत बड़ा आदमी था। तो वो जब चला गया तब उन्होंने उसको कहा कि ऐसा है कि उसका नाम लेके कहा कि मत आने कहो ने के 2 मुड्डा डाजो थे 3 क्या लाया जना वो आदमी कहो वापस। तो इनमें क्या होगो, क्योंकि वो गांव का आदमी था, उसको नहीं पता था कि ये डेकोरम क्या होता है, ऐसा क्या होता है। बोला इनमें क्या होगो, तो तेरा काका लगा था लिया तो उन्होंने कहा यार बात तो ये भी सही है कि क्योंकि उन्होंने तर्क से सही कही, लेकिन उन्होंने दिमाग में रखा और उस पर एक दोहा सरका दिया उन्होंने राजस्थानी में। वो दोहा मेरे को, क्योंकि उसमें उनका नाम था तो वो मैं नहीं बोल रहा, वो दोहा सरका दिया। वो दोहा गांव में बड़ा मशहूर हुआ। मतलब वो दोहा गांव के उस समय के लोग जी अब वालों को तो नहीं पता है, लेकिन उस टाइम के सबको लोगों को पता है कि वो दोहा क्या था। सर मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है, गांव वाले सर्व समाज गांव के हित के लिए एक जाजम पे आके बैठते हैं या राजनीतिक व्यवस्था रखते हैं? देखिए सर, शुरू से मेरे दादाजी से लेके आज तक 36 कौमों को एक साथ लेके चले हैं। हमने कभी वो नहीं सोचा भाई ये जात है वो जात है, सभी हमारे भाई हैं, हमारी बहन है। और मैं सभी के शादियों में मेरे दादाजी भी जाते थे, मैं भी जाता हूँ, और सभी समाजों को एक साथ लेके चलते हैं। सर्व समाज एक सर्व समाज प्यार मोहब्बत से गांव वाले सब प्यार मोहब्बत बिल्कुल से सही रहते सही हैं। कोई राजनीतिक व्यवस्था किसी प्रकार कोई की नहीं। राजनीतिक देशता नहीं। तो साथियों ये था गांव अपना मऊ,